हैदराबाद। हैदराबाद की हम आपको स्टोरी पहले बताते हैं कि हैदराबाद का क्या सीन था। ठीक, पहली बात तो हम जानते हैं कि आंध्र प्रदेश या इस समय तेलंगाना वाले एरिया में है, यहाँ पर कहीं हैदराबाद पड़ता था, या उस समय के हम कहें तो ये दक्कन प्रांत में था, दक्कन प्रांत। और यहाँ की जो भूमि है वो काफ़ी उपजाऊ थी, इसलिए ये बहुत समृद्ध एरिया था, समृद्ध। यहाँ पर भी सीन ये बनता है समृद्ध बहुत एरिया होता है हैदराबाद, मतलब बहुत ज़्यादा, तो जिसकी वजह से अब ये लोग ये जिद करते हैं, जैसे यहाँ का शासक जो है वो मुस्लिम है, ये लोग ये जिद करने लगते हैं कि हम पाकिस्तान में विलय करेंगे, या कहते हैं कि हम स्वतंत्र रहेंगे। अब खुद सोच कर देखिए कि यहाँ बीच में पड़ रहा है हैदराबाद, अगर इसका हम पाकिस्तान में विलय रखें के लिए छूट दे देते तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि किसी तरीके से एक तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स या बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स होती। ये हैदराबाद का जो शासक था, इसने कुछ गतिविधियां की, उनके बारे में आपको ध्यान से समझना है। पहला, ये सोच रहा था कि भारतीय सेना के विरुद्ध अगर वो कभी भी कोई एक्शन लें तो हम लड़ सकें, इसलिए कंटिन्यूसली यूरोप से ये हथियारों का आयात कर रहा था। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर जनसंख्या तो हिंदू बहुसंख्यक थी, मुसलमान बहुसंख्यक नहीं है, लेकिन शासक मुस्लिम है। जो मुस्लिम यहाँ रह रहे हैं उनमें से कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम हैं यहाँ पर, और उन कट्टरपंथी मुस्लिम इसकी सह में ही, जो शासक उस समय का था, उस शासक की सह में ये लोग कुछ हिंदू लोगों को पर जैसे सांप्रदायिक दंगे टाइप के होते हैं उस तरीके से कुछ वारदाताएं करते हैं, या हम कहें कुछ एक्टिविटीज ऐसी करते हैं जिससे इन्हें नुकसान पहुंच रहा है या हिंदुओं को मार रहे हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ की जो जनता है वो इनका विरोध करती है। फिर भारत की तरफ से हमें पता है कि सरदार पटेल जी इस बार सबका एकीकरण के लिए बात कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि वहाँ पर जनता ने पुकार की कि हमारी सुरक्षा करिए। तब यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन पोलो, और इस पोलो के ऑपरेशन में पुलिस के भेष में, पुलिस आप जानते हैं जो राज्य सेना की पुलिस सेना होती है उसे हम कहते हैं आर्मी को, मतलब क्या है कि पुलिस की वर्दी पहना के आर्मी को एंट्री करा दी और इसने तुरंत जाके वहाँ पर कंट्रोल कर लिया, उसी को नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। लेकिन 4 दिन तक ये जो सशस्त्र संघर्ष चला, 4 दिन बाद इसने ये कह दिया कि हम आत्मसमर्पण करते हैं, अपने आप को आत्मसमर्पित कर दिया, इसलिए पुनः इसको यहाँ का सेक्रेटरी या गवर्नर बना के रखा गया। तो सीन केवल इतना सा है कि यहाँ पर जो शासक है हैदराबाद में वो है मुस्लिम और जनसंख्या है वो अधिकतम हिंदू है, और इसने अपने आप को स्वतंत्र रखने की बात की थी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, तो हैदराबाद के बारे में कुछ बातें समझ में आ रही है कि हैदराबाद का इशू क्या चल रहा है। बताइए सभी को हैदराबाद समझ में आ रहा है? चलिए कुछ पॉइंट नोट करिए हैदराबाद में। पहला लिखिए स्वतंत्र राज्य की मांग, स्वतंत्र राज्य की मांग एवं भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। स्वतंत्र राज्य की मांग की एवं भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। एवं भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। सभी रियासतों में सबसे बड़ी एवं समृद्धशाली रियासत थी ये। दूसरा पॉइंट लिखेंगे सभी रियासतों में सबसे बड़ी एवं समृद्धशाली रियासत थी। दक्कन पठार का अधिकांश भाग इसके अंतर्गत आता था। दक्कन पठार का अधिकांश भाग इसके अंतर्गत आता था। आपको पता होना चाहिए दक्कन पठार जो है वो काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल में बहुत ज़्यादा समृद्ध है, और ये जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ मिट्टी होती है, तो इसलिए यहाँ पर ये विरासत जो होगी वो काफ़ी सशक्त हो जाएगी। दक्कन पठार का अधिकांश भाग इसके अंतर्गत आता था। आगे लिखिए अधिसंख्यक जनसंख्या हिंदू थी या अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी। यहाँ अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी, परंतु शासक मुस्लिम था।
परंतु शासक मुस्लिम था, जिसका नाम निजाम मीर उस्मान अली था, जिसका नाम निजाम मीर उस्मान अली था, उस्मान अली था। जिन्ना ने इसे मदद का आश्वासन दिया था। देखिए, जिन्ना ने इसे मदद का आश्वासन दिया था। जिन्ना ने इसे मदद का आश्वासन दिया था। यह यूरोप से हथियारों का आयात कर रहा था। अगला पॉइंट लिखेंगे, यह यूरोप से हथियारों का आयात कर रहा था। यूरोप से हथियारों का आयात कर रहा था। फिर लिखिए, सशस्त्र कट्टरपंथियों ने, सशस्त्र का मतलब होता है हथियार के साथ। जैसे हमारे यहाँ नक्सलवादी हैं जो भारत सरकार के खिलाफ या भारतीय सेना के खिलाफ हथियारों के साथ सामना करते हैं, हथियारों से लड़ते हैं, तो हम उसे कहते हैं सशस्त्र विद्रोह करते हैं। तो लिखिए, सशस्त्र कट्टरपंथियों ने हिंदू प्रजा के खिलाफ हिंसक वारदातें की। हिंदू प्रजा के खिलाफ हिंसक वारदातें की। वारदातें ऐसे लिख लेना। इसका मतलब होता है एक्टिविटीज। देखिए, भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो चलाया। ऑपरेशन पोलो 13 सितंबर 1948 को भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो चलाया, जिससे 4 दिन तक सशस्त्र संघर्ष हुआ। जिससे 4 दिन तक सशस्त्र संघर्ष हुआ। निजाम मीर उस्मान अली ने आत्मसमर्पण कर दिया। निजाम मीर उस्मान अली ने आत्मसमर्पण कर दिया। इससे हैदराबाद रियासत का भारत में विलय कर लिया गया। जिससे हैदराबाद रियासत का भारत में विलय कर दिया गया या विलय कर लिया गया। और इसे हैदराबाद राज्य का गवर्नर बना दिया गया। इसे हैदराबाद राज्य का गवर्नर बना दिया गया। कौन सा पॉइंट छोटा है आपका? ऐसे यहाँ से देख लीजिए आप, ऑपरेशन पोलो 13 सितंबर 1948 को चलाया गया, जिससे 4 दिन के पश्चात निजाम मीर उस्मान अली ने आत्मसमर्पण कर दिया। निजाम मीर उस्मान अली ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसे हैदराबाद राज्य का गवर्नर बना दिया गया। इसे हैदराबाद राज्य का गवर्नर बना दिया गया। तो देखिए, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है 3 देशी रियासतों के लिए। एक मोटा मोटा फैक्ट याद रखना है, पेपर में भी हमारे आता है कि हैदराबाद का विलय कैसे हुआ। तो उसमें ऑप्शन अक्सर दिया होता है सैन्य कार्रवाई द्वारा। सैन्य कार्रवाई द्वारा। तो देखिए, सैन्य कार्रवाई हुई। अगर दूसरा ये प्रश्न पूछा जाता कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो हम कहते हैं ऑपरेशन पोलो। जैसे कहते हैं गोवा को प्राप्त करने के लिए हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन विजय। इसी तरीके से हैदराबाद को मिलाने के लिए हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया है, उसका नाम है ऑपरेशन पोलो। ये 2 फैक्ट पूछे जाते हैं। और तीसरा फैक्ट कभी कभी इसका टाइम पीरियड पूछा जाता है कि ये कब ऑपरेशन चला था, तो 13 सितंबर 1948। ये आपके पेपर के क्वेश्चन हैं। बाकी अपने देश की रियासतों के बारे में हम जान रहे हैं।
तो हमें थोड़ी सा आइडिया होना चाहिए कि देखिए स्वतंत्र जब हम हुए थे तो कितने चैलेंज थे भारत के एकीकरण में या यूनिफिकेशन में। जो काम हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन को सौंपा था, उन लोगों ने मिलकर इसे एक किया। ठीक, इसलिए कहा जाता है कि यूनिफिकेशन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर किसी का है तो वो सरदार पटेल का है। हैदराबाद रियासत आपको समझ में आई? एक बार उन पॉइंट्स को रिपीट देख लीजिए, अगर कोई पॉइंट आपको समझ ना आया तो हम समझाएं, उसके बाद फिर अगला पढ़ाएं आपको जूनागढ़। विलय का मतलब मर्ज। जैसे ये एरिया है, सपोज करिए जैसे यहाँ पर ये होता था ये गोवा, इस पर ये कॉलोनी हो जाती थी पुर्तगाल की। आज हम आपको एक मैप बता रहे, वो देखना जाके तो आपको समझ आएगा। साउथ अमेरिका का मैप खोलिएगा और उसमें देखना यहाँ पर एक देश दिखेगा फ्रेंच गुयाना। वो है तो साउथ अमेरिका कंटिनेंट में, गुयाना का भाग था पहले, उस पर फ्रांस ने अधिकार किया था, आज भी वो फ्रांस का है। ऐसे अगर हम लोगों ने सैन्य कार्रवाई वगैरह ना की होती तो ये जो गोवा वाला प्रांत है तो वो प्रांत आज भी पुर्तगाली का होता, ये पुर्तगालियों का होता ये वाला प्रांत। ठीक है, तो ये चीज़ें समझनी है। इसी तरीके से ये हैदराबाद जो होता, हो सकता है कि उन्होंने जिन्ना के साथ एग्रीमेंट कर लिया होता तो वो पाकिस्तान होता, या हम कहें कि इसे स्वतंत्र अगर रहने दिया होता, प्रयास ना किया गया होता, तो हम ये कह देते कि ये स्वतंत्र देश के रूप में इमर्ज कर गया होता, जो उन्होंने स्वतंत्र रहने की बात की थी। भारत में वो किसी भी परिस्थिति में अपना विलय करना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ से समझनी है। बात समझ में आई आपको? ठीक है, अगला हेडिंग बना लीजिए जूनागढ़। जूनागढ़ पहले तो लोकेशन पूछी जाती कहाँ है, तो ले गुजरात के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक रियासत है। गुजरात के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक रियासत है। जैसे ये गुजरात है हमारा, ये वाला एरिया, ठीक है, इसके दक्षिण पश्चिम में मतलब यहाँ कहीं जूनागढ़ मिलेगा आपको। दक्षिण पश्चिम में स्थित एक रियासत है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे 15 अगस्त 1947 तक भारत में शामिल नहीं हुई। 15 अगस्त 1947 तक भारत में शामिल नहीं हुई। पंद्रह अगस्त 1947 तक भारत में शामिल नहीं हुई। यहाँ भी लिखेंगे अधिकांश जनसंख्या हिंदू एवं नवाब मोहम्मद महावत खान। अधिकांश जनसंख्या हिंदू एवं नवाब मोहम्मद महावत खान लिखिए 15 सितंबर 1947 को पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। 15 सितंबर 1947 को पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। अब थोड़ी सी कहानी बताते हैं आपको क्या हुआ था। ये जो मोहम्मद महावत खान जी थे ये अशिक्षित थे, ठीक है, मतलब निरक्षर थे, ये पढ़े लिखे नहीं थे। और एक्ट में ये लिखा था कि अंगूठा लगाकर कोई भी एग्रीमेंट या सहमति नहीं मानी जाएगी। सिग्नेचर होने चाहिए थे, या तो नवाब खुद सिग्नेचर करता या तो जो उसका पर्सनल असिस्टेंट होता था वो करता। इनका पर्सनल असिस्टेंट जो था वो एक हिंदू था और जनसंख्या यहाँ की हिंदू है अधिकतम, और वो सब विलय भी कहाँ करना चाहते हैं, इंडिया में करना चाहते हैं। ये जब गए वहाँ पर जिन्ना के साथ उस पर सिग्नेचर करने के लिए ट्रीटी पर, तो सिग्नेचर उसी को करने थे, कहते पर्सनल असिस्टेंट को, और वो कहते हैं कि उसने सिग्नेचर नहीं किया और बचकर निकल आया। ठीक है, फिर कहते हैं कि इन्हें रिसीव करने के लिए जिन्ना ने कुछ हेलीकॉप्टर्स भेजे थे, और हेलीकॉप्टर पर इनके हास्यास्पद एक कहानी है कि ये अपनी पत्नी और बच्चों को नहीं ले गए थे इस पर, ये कुत्तों के बहुत शौकीन थे, हेलीकॉप्टर में अपने कुत्ते लेकर गए थे। एक इनके बारे में और कहानी प्रचलित है कि इन्होंने अपने कुत्तों की विवाह वैसे कराया था जैसे लड़कों या लड़कियों का विवाह खूब धूमधाम से बैंड के साथ होता है। तो इस तरीके कुछ कहानियाँ इनके बारे में प्रचलित हैं, महावत खान के बारे में।
तो हमें केवल इतना समझना है कि 15 सितंबर 1947 को पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला लिया। तर्क क्या दिया, ये हेडिंग बना के लिखेंगे कि उसके पीछे क्या तर्क दिया। तर्क लिखें, जूनागढ़ समुद्र द्वारा पाकिस्तान से जुड़ा है। जूनागढ़ समुद्र द्वारा पाकिस्तान से जुड़ा है। जूनागढ़ समुद्र द्वारा पाकिस्तान से जुड़ा है। अब देखिए क्या हुआ था कि फिर उसके बाद यहाँ की जनता ने ही एक विद्रोह टाइप का कर दिया था। इन्होंने उस पर सैन्य बल वो किया, लेकिन होता यह है कि जब महावत खान यहाँ से चले जाते हैं तब भारत सरकार ऐसे विलय नहीं करती है, वहाँ जनता की राय जानती है। पहले से पता था कि जीत हमारी होनी है तो जनता की राय जानी गई, ठीक है। तो जनता की राय यहाँ जनमत संग्रह कराया जाता है। तो जनमत संग्रह में लगभग 99% लोग ये सहमति जताते हैं कि हमें इंडिया में मिलना है, पाकिस्तान में अपने क्षेत्र का विलय नहीं करना। तो आप आगे लिख लीजिएगा, भारत सरकार ने यहाँ जनमत संग्रह कराया, यहाँ जनमत संग्रह कराया और अधिक मात्रा में सैन्य बल की तैनाती भी की, और अधिक मात्रा में सैन्य बल की तैनाती भी की। सैन्य बल की तैनाती का मतलब है यहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्मी को डिप्लॉयड कर दिया था कि कहीं दंगे वगैरह ना हो जाएं। लिखिए, क्योंकि भारत सरकार को सांप्रदायिक दंगों की आशंका थी। क्योंकि भारत सरकार को सांप्रदायिक दंगों की आशंका थी। फरवरी 1948 को जनमत संग्रह द्वारा इसका विलय भारत में हुआ। फरवरी 1948 को जनमत संग्रह द्वारा इसका विलय भारत में हुआ। देखिए, कश्मीर पर हम एक बड़ा सा लेक्चर लेंगे, बहुत बड़ी देशी रियासत थी तो मैं उसे कंसाइज नहीं कर पा रहा था, इसलिए कश्मीर पर हम स्पेशल करके एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम बताएंगे आपको कश्मीर के बारे में। क्योंकि कश्मीर को बहुत शॉर्ट कर रहे थे तो कश्मीर के बहुत से एस्पेक्ट छूट जा रहे थे, उससे एक गलत इमेज बन सकती थी, इसलिए मैंने उसे छोड़ रहा हूँ मैं। केवल क्वेश्चन जो पेपर के हिसाब से हैं तो वो यह बातें याद रखना, इन 3 देशी रियासतों को लेकर बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। एक हैदराबाद, ठीक, एक जूनागढ़ और एक कश्मीर। सामान्य पैसे हमारे पेपर में केवल क्वेश्चन इतना ही रहता है, इसका विलय कैसे हुआ तो हम कहते हैं सैन्य कार्रवाई, इसका कहते हैं तो जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मतलब होता है कि लोगों को द्वारा यहाँ पर सहमति प्रकट की गई। और जब कश्मीर के विलय की हम बात करते हैं तो कश्मीर का विलय विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा होता है। कश्मीर का जो विलय है वो हम कहते हैं विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा। ये प्रश्न खूब पूछे गए हैं, तो ये 3 बातें इसमें मोटी मोटी याद रखना। प्रधानमंत्री के स्पीच में इनका जिक्र हुआ था, इसलिए हमने यहाँ तक आपको चीज़ें डिस्कस की, ठीक है। करंट अफेयर्स में आज कुछ चीज़ें हम वन लाइनर टाइप की ले रहे हैं, जो छोटी छोटी न्यूज़ हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक। जैसे एक न्यूज़ गुजरात में चल रही, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गुजरात में हाल में इलेक्शन होने वाले हैं, ये भी स्टैटिक से रिलेट करती है, आपको होमवर्क देना, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। एक आप लोगों ने पढ़ा हो शायद, जिसने भी पंचायत सिस्टम पढ़ा है तो पेशा एक्ट पढ़ा है। पूछा यह जाता है कि पेशा एक्ट किससे संबंधित है, तो हमारा आंसर होता है कि पंचायत से संबंधित है, पंचायत, ठीक। दूसरा प्रश्न हमसे ये पूछा जाता है कि ये कब आया था, तो 1996 में आया था। तीसरा, इसमें क्या है ऐसा, तो जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, एसटी लोग हैं, इनके अधिकार दिए गए हैं। इनके अधिकार मतलब ये है कि जब पंचायती सिस्टम लागू होगा तो इन्हें कुछ स्पेशल उससे ज़्यादा पावर्स दी गई हैं जो हम लोगों को मिलती हैं ग्राम स्तर पर या पंचायत के स्तर पर, ठीक है। जैसे क्या है कि इनके जो गांव वगैरह होते हैं या वहाँ पर जंगल होते हैं,
इन पर इन्हें पूर्ण अधिकार होता है। तो ये क्यों चर्चा में आ गया है, आप इस बात को समझे। गुजरात में इलेक्शन होने वाला है, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल गए तो उन्होंने कहा कि हम क्या क्या करेंगे। तो उन्होंने 6 मुद्दे उठाए हैं, 6 सूत्रीय फार्मूला दिया है, 6 सूत्रीय फार्मूला। तो पहला कहा कि हम कानून व्यवस्था यहाँ सही करेंगे, कानून व्यवस्था की कुछ खामियां गिनाई। दूसरा बताया कि शिक्षा व्यवस्था पर हम फोकस करेंगे। तीसरा उन्होंने स्वास्थ्य पर बताया। मतलब ऐसे 4-5 बताए। हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने बताया कि पेशा एक्ट में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं इम्प्लीमेंट में, हम उन्हें दूर करेंगे। तो हमारे लिए पेशा एक्ट इम्पॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अब पेशा एक्ट का डिटेल आपको नहीं पढ़ाना, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते तो आपको सब उसके प्रोविज़न जानने होते कि क्या 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 है। सीधा पूछा जाएगा किससे संबंधित है और ये कब आया। तो आप 2 बातें केवल लिख लो, मैं छोटी छोटी न्यूज़ डिस्कस कर रहा हूँ। पेशा एक्ट, पंचायती एक्सटेंशन, ठीक, लिख, उसमें आप केवल पेशा ही नाम से पूछा जाता है, लिखना हो तो फुल फॉर्म मुझे रिकॉल नहीं हो रहा। पंचायती एक्सटेंशन ऐसे कुछ है, ठीक, ये से एक्ट है, बाद में हम बताएंगे आपको। तो आप इसे 2 बातें लिखिए, पंचायत से संबंधित है, पंचायत से संबंधित है। दूसरा लिखिए 1996 में ये लागू हुआ, 1996 में लागू हुआ। अनुसूचित जनजाति के अधिकार इसमें दिए गए हैं, ऐसे लिखिए, अनुसूचित जनजाति को अधिकार दिए गए हैं, अनुसूचित जनजाति को अधिकार दिए गए हैं। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आप ये बताएंगे होमवर्क में पार्ट 9 में क्या है, 9A में क्या है, 9B में क्या है, शेड्यूल 5 में क्या है और शेड्यूल 6 में क्या है, क्योंकि ये इसी से रिलेट करते हैं। मॉर्निंग वाली क्लास में आज ही मैंने ये डिस्कस भी किए थे, पार्ट 9 क्या है, 9A क्या है, 9B क्या है। हालांकि शेड्यूल नहीं हो पाए थे, 5 पर ही छोड़ा था। कल की क्लास यहीं से स्टार्ट भी होगी, ठीक है। तो एक छोटी सी न्यूज़ है गुजरात को लेकर, क्योंकि गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं तो कई मुद्दे आएंगे, तो उन पर हमें थोड़ी नज़र रखनी पड़ेगी कि क्या क्या चल रहा है वहाँ पर, ठीक। ये पुराना है, स्टैटिक का ही क्वेश्चन है जो करंट अफेयर्स का मुद्दा बना हुआ है। बहुत बड़े बड़े एडिटोरियल थे। एक डायरेक्ट एक्शन जिन्ना ने लिया था, डायरेक्ट एक्शन। कहानी हम इसकी समझा दे रहे हैं कि आपको केवल एक फैक्ट नोट करना है पेपर के हिसाब से। ये डायरेक्ट एक्शन या हिंदी में से कहते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही, प्रत्यक्ष कार्यवाही। ये क्या है, थोड़ा इसे ध्यान से समझें। प्रत्यक्ष कार्यवाही में, ठीक, जैसे जब संविधान सभा निर्वाचित हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, तब उसमें जिन्ना को ये लग रहा था कि हमारी बहुत लोकप्रियता है, ठीक है, और इसकी वजह से हमें बहुत बढ़ चढ़ कर सीटें मिलेंगी। ठीक, गांधी से कम खुद को वो नहीं समझते थे, ठीक है। तो लेकिन हुआ ऐसा था कि आपको हमने पढ़ाया था कि 296 सीट्स के लिए इलेक्शन होता है और इसमें से 208 सीटें कांग्रेस को मिलती हैं और इन्हें केवल 73 सीट्स ही मिलती हैं। भारत पाकिस्तान का बंटवारा ना हो, इसके लिए सहमति इसलिए हुए थे कि इन्हें लगा था कि हम कम से कम 50% से ज़्यादा सीटें या 50% सीटें ले आएंगे और फिर सरकार हम बनाएंगे अपने नेतृत्व में। ये जब इनका भ्रम टूट गया, कांग्रेस को बहुत ज़्यादा समर्थन मिल गया, तब उस दौरान इन्होंने क्या, डायरेक्ट एक्शन की बात कह दी और जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगे होने लगे। तो पेपर में ये पूछा जाता है कि डायरेक्ट एक्शन की घटना कब घटित हुई थी, तो हमें याद रखना है कि 16 अगस्त 1946 को। तो आप लिख लीजिए डायरेक्ट एक्शन या प्रत्यक्ष कार्यवाही, प्रत्यक्ष कार्यवाही 16 अगस्त 1946 को हुआ था, 16 अगस्त 1946। ठीक, 16 अगस्त 1946। अच्छा, एक बहुत कन्फ्यूजन लोगों में चल रहा है, सिंपल सा। हमें पता है कि हम 75वां अमृत महोत्सव बना रहे हैं आज़ादी का, मतलब 75 वर्ष पूर्ण हो चुके। अगर कोई ये पूछे कि कौन सा स्वतंत्रता दिवस है हमारा, तो आंसर होगा 76वां। अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो आप लिख लीजिए स्वतंत्रता दिवस जो हमने सेलिब्रेट किया है वो 76वां किया है, 76, और 75 हमें ईयर हो चुके हैं स्वतंत्र हुए, फ्रीडम मिले हुए हमें 75 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। तो 75 वर्ष हमारे कंप्लीट हुए हैं और 76वां हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया है।
मैं सिंगल वन लाइन्स की न्यूज पर फोकस कर रहा हूँ, आप इस पर थोड़ा ध्यान दें, कुछ इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी आपको। एक रिपोर्ट उसके बाद लिखेंगे, लिखिए ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ। ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ, मतलब वैश्विक स्तर पर एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड्स चेक किया गया। उस किस नाम से रिपोर्ट ये दी गई है, तो उस रिपोर्ट का नाम अब लिख लेंगे इन्वेस्टिंग इन ट्रांसफॉर्मिंग फ्यूचर फॉर यंग पीपल्स। ठीक, इस नाम से ये कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ की रिपोर्ट किस नाम से पब्लिश की गई है, तो आपको याद रखना पड़ेगा इन्वेस्टिंग इन ट्रांसफॉर्मिंग फ्यूचर फॉर पीपल्स। इस शीर्षक से पूछा जाता है किसने पब्लिश की है, तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने पब्लिश की है। कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, क्या पहला लिखेंगे, 2 पॉइंट ही केवल मैं लिखा रहा हूं जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे हैं। 15 से 24 वर्ष के युवाओं के रोजगार में अत्यधिक जटिलता उत्पन्न हो गई है। 15 से 24 वर्ष के युवाओं के रोजगार में अत्यधिक जटिलता उत्पन्न हो गई है, बहुत है कॉम्प्लिकेटेड हो गया है जो इस एज ग्रुप के बच्चे हैं या हम कहें यूथ हैं उसके एम्प्लॉयमेंट में। पहली बात बताई। दूसरा, इन्होंने माना है 73 मिलियन युवा जो है वो अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है विश्व के स्तर पर। लिखिए 73 मिलियन युवा वैश्विक स्तर पर बेरोजगार है। ये सब चीज़ें जानकारी आपको यूज हो जाती हैं, उसके लिए केवल जानना है, बाकी नहीं। ठीक, रामसर पर कई बार मैंने जिक्र किया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बातें समझिएगा। रामसर सूची 2-3 पॉइंट बहुत पूछे जाते हैं। पूछा तो यही जाता है कि रामसर साइट किससे संबंधित है, तो हेडिंग बना लीजिए पहले रामसर सूची या रामसर लिस्ट। लिखिए आर्द्र भूमियों से संबंधित है, वेटलैंड से संबंधित है। अब कुछ फैक्ट्स हम आपसे पूछ रहे हैं, जैसे पूछा जाए कि भारत में कितनी आर्द्र भूमि हो गई हैं, तो 75 हो गई हैं, 75 बहुत जल्दी। अभी ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 11 सम्मिलित की, तो नंबर उनके हो गए 75। फिर पूछा जाता है रामसर सूची जो है या रामसर कन्वेंशन कब आया था, तो 1971 में आया था। लिख लीजिएगा रामसर कन्वेंशन 1971। ये 2 फरवरी को आया था, इसलिए आज भी वेटलैंड डे जो है वो 2 फरवरी को ही मनाते हैं। वेटलैंड डे लिख लेना, आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। ये सब पेपर में क्वेश्चंस रहते हैं, इसलिए आपको इन्हें जानना है। एक फैक्ट और लिखना जी, हाँ, वेटलैंड कन्वेंशन जो है वो 1971 में है, और टोटल वेटलैंड्स हैं जो 75 हैं इंडिया में, ये नोट कर लेना। दूसरा लिखना, जो रामसर साइट है या वेटलैंड कन्वेंशन है, इसका मेंबर इंडिया जो है वो 1982 में बना। तो लिखिए 1982 में भारत रामसर साइट का सदस्य बना, या भारत ने वेटलैंड कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए। 1982 में भारत ने वेटलैंड कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए। अब एक न्यूज में है, दूसरी न्यूज लिखेंगे कच्छल द्वीप।
कच्छल द्वीप। ये न्यूज में क्यों है? तो आपको पता है कि एक हम इन्वायरमेंट पढ़ाएंगे तब बताएंगे, मैंग्रोव होते हैं, मैंग्रोव। यहाँ मैंग्रोव कवर में काफ़ी कमी आई है, मैंग्रोव कवर में, ठीक है। तो लिख लीजिए क्यों चर्चा में है, तो मैंग्रोव कवर का नुकसान हुआ है। पूछा ये जा सकता है कि ये किस द्वीप का हिस्सा है, तो केवल यही लिख लीजिए, निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। दूसरा एशियाई शेर न्यूज में है, एशियाई शेर लिख लेंगे, एशियन लाइन, एशियाई शेर। IUCN होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक लिस्ट निकालती है जिसका नाम है रेड लिस्ट। इस रेड लिस्ट में इसे इंडेंजर्ड की श्रेणी में रख दिया गया है। इंडेंजर्ड का मतलब ये होता है, मोटा मोटा समझिए कि बहुत ज़्यादा खतरे में, संकटग्रस्त है, समाप्त होने वाला है। वैसे भी आप समझिए, पहले ये पश्चिम बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश, इन सब एरियाज में हमें मिलता था, अब केवल गिरबन में मिलता है। गिरबन कहाँ है? गुजरात में है। तो कुछ बातें लिखेंगे, एशियाई शेर को IUCN की रेड लिस्ट की इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। IUCN की रेड लिस्ट की इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। लिखिए, वर्तमान में एकमात्र गिर राष्ट्रीय उद्यान में ये निवास करता है। वर्तमान में एकमात्र गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही निवास करता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही निवास करता है। इसी में 2 पॉइंट अभी और लिखेंगे। एक है, हमारे यहाँ एक्ट दिया गया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसे बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, अधिनियम 1972, ठीक। इसमें पूछा जाता है, इसमें 6 सूचियां हैं, हम 6 पढ़ाएंगे आपको। इसमें ये सूची वन में है। सूची वन में वे होते हैं जिनका शिकार नहीं किया जा सकता है। तो लिखिए लिस्ट वन में, अनुसूची वन में है, सॉरी अनुसूची कहते हैं, अनुसूची वन में। अब आगे उसमें लिख दें, अनुसूची वन में वे जीव होते हैं जिनका शिकार प्रतिबंधित होता है। अनुसूची वन में वे जीव होते हैं जिनका शिकार प्रतिबंधित होता है। एशियाई शेर अगर सिटीज कन्वेंशन में पूछा जाए, सिटीज, ये कहता है कि किन चीज़ों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, परसिस्ट वन, ठीक, अपेंडिक्स वन, अपेंडिक्स वन उसमें दिया गया है। तो इसका भी आपको पता है, इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी नहीं किया जा सकता है। तो सिटीज वन में है, परसिस्ट वन में है। ये इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर, तो वो हमने आपको बताया। अगली न्यूज लिखेंगे ब्लू बॉन्ड, ब्लू बॉन्ड ऐसे लिख लीजिए। पहले हम 2 इकोनॉमिक टर्म आपको समझा दें, एक बिल होता है, एक होता है बॉन्ड। ऐसे ये ऋण पत्र होते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड 365 दिन से कम हो, मीन्स हम कह सकते हैं कि 364 दिन तक हो, तो उन्हें हम बिल कहते हैं। मतलब क्या है कि आपने कहीं पर पैसा किसी से लिया है तो वो आपको 364 दिन के अंदर अंदर लौटाना है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि वो हमने बिल के फॉर्म में लिया है। लेकिन अगर उनका मैच्योरिटी पीरियड 365 दिन या इससे अधिक है
तो आप कहेंगे वो बॉन्ड है। बॉन्ड मतलब होता है दीर्घ लॉन्ग टर्म के लिए, और बिल जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जैसे ये 91 डेज का होता है, अगर हम देखें 182 डेज का होता है या 364 डेज का होता है, ये होते हैं बिल। ये ब्लू बॉन्ड किससे संबंधित है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है अक्सर, तो उसमें आंसर केवल लिख लो ब्लू बॉन्ड के आगे महासागर और नीली अर्थव्यवस्था, ओशियन और ब्लू इकोनॉमी से रिलेट करता है, ब्लू इकोनॉमी से रिलेट करता है। तो ब्लू बॉन्ड सबको समझ में आया किससे संबंधित है। अगली न्यूज है, आप लिखेंगे नीपम। अच्छा, इसमें मैंने केवल इतना आपको समझाया, दो टर्म आप पहले समझ लीजिए, बिल होता है और एक होता है बॉन्ड। अगर आप किसी से पैसा मांगने जाएं और उससे ये कहें कि हम आपको 91 डेज में वापस कर देंगे, फिर या कहें 182 डेज में वापस कर देंगे, मतलब 3 महीने 6 महीने, या आप 364 दिन लगभग 1 साल से पहले कह दें, ठीक, तो कहा जाएगा कि आपने जो पैसा उधार लिया है वो बिल के फॉर्म में लिया है, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है हमसे उधार, ठीक है। लेकिन अगर यही पैसा आप कहें कि हमने 165 दिन 365 दिन या इससे अधिक समय के लिए लिया है, तो ये पैसा आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो ये बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। हमने केवल इतना बताया है कि अगर इसके साथ ब्लू बॉन्ड लग जाए, ब्लू का मतलब हो जाता है कि कौन सी, जैसे महासागर जो हैं, महासागरों में आपको पता है मछली और इन सब चीज़ों को, इस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए आपने लिया है कुछ पैसा उधार, तो कहा जाएगा आपका आपने ब्लू बॉन्ड लिया है। और आपको पता है बाकी किसी चीज़ के लिए लेते हैं तो उससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, इससे कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है। और हमें पता है समुद्र हमारी जो फूड रिक्वायरमेंट है उसका बहुत बड़ा हिस्सा कंप्लीट करते हैं। तो ब्लू इकोनॉमी अगर बढ़ेगी तो हमारे यहाँ भुखमरी और इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक कम होंगी। तो इसीलिए सरकार चाहती है कि इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा, और ब्लू बॉन्ड अगर उन्हें मिलता है तो ये चीज़ें मतलब ज़्यादा सही रहेंगी। तो इसलिए क्वेश्चन ये बनता है कि ब्लू बॉन्ड किससे संबंधित है, तो हमारा आंसर होता है महासागर से संबंधित जितनी एक्टिविटी हो, ठीक, चाहे हम मछली का वो करें या चाहे पेट्रोलियम निकाल रहे हो, जो भी कुछ कर रहे होंगे तो। और इसे नीली अर्थव्यवस्था भी कह देते हैं, ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। पूछा ही जाता है कि ब्लू इकोनॉमी किससे रिलेट करती है, तो हम बताते हैं महासागरों से रिलेट करती है। क्लियर है सभी को। अच्छा, आगे देखिए एक न्यूज, ये क्वेश्चंस हम वन लाइनर न्यूज आपको केवल डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वो टर्म समझ आ जाए तो बहुत इजीली याद आ जाएगा। नीपम होता है, लिखिए नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन कहते हैं, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन। केवल इतना पूछा जाएगा कि किसने चलाया है, कौन चला रहा है, तो आप लिखेंगे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, ठीक। नेशनल इंटेलेक्चुअल, एन से नेशनल है, आई से इंटेलेक्चुअल, पी से प्रॉपर्टी, ए से अवेयरनेस और एम से मिशन। देखिए क्या किया गया है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, बौद्धिक संपदा, जो हम लोगों की क्रिएटिविटी होती है। जैसे सपोज करिए कि कैसे क्रिएटिविटी होती हैं, जो सब्जेक्ट लिख दिए गए हैं बुक्स में, ऑलरेडी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन आपने क्या किया है कि अपना एक पर्टिकुलर नोट्स बना दिया। जैसे सपोज करिए कि रियल कॉन्स्टिट्यूशन कहीं किस बुक में लिखा हुआ है, आपने उसी से ही मिलाता हुआ कंपटीशन के लिए एक पॉलिटी का नोट्स डेवलप किया, और फिर आप गए, आपने उस पर कॉपीराइट ले लिया, क्योंकि आपका जो रिप्रेजेंटेशन है उस पर आपको मिल सकता है। इसी को हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्योंकि वो आपने डिजाइन किया है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमारा एक लहजा है पढ़ाने का, आप दूसरे टीचर से पढ़ोगे तो उसका अपना एक्सेंट है, अपना लहजा होगा, तो इसी को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये कई 6 तरीके की 7 तरीके की होती हैं जो आप साइंस टेक वाले सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। जैसे कुछ लोग इसमें पार्टिसिपेट किए, उन्हें मैंने साइंस टेक पढ़ाई है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पढ़ाई है।
तो नीपम जो है ये क्यों ज़्यादा न्यूज में आया, क्योंकि उद्योग मंत्रालय ने शुरू किया और इसने 10 लाख जो युवा हैं उसे इससे जोड़ दिया है। इसके लिए उसने उसे प्रशिक्षण दिया या ट्रेनिंग दी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए कि आप कैसे कैसे अपनी चीज़ों को कॉपीराइट करा सकते हैं, कैसे कैसे आप, जैसे हमें पता है कि डिजाइन्स का भी वगैरह का होता है, जीआई टैग सुना होगा उसके लिए होता है, तो इस तरीके का सब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपके लिए प्रश्न केवल इतना ही बनेगा कि नीपम प्रोग्राम कौन चला रहा है, तो हम बताएंगे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय चला रहा है। बात क्लियर है? अगला देखिए, नवरोज त्यौहार। ये प्रश्न पूछ लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी वैसी सिंपल न्यूज क्यों वो कर रहे हैं। सिंपल ही गलतियां होती हैं। इसलिए नवरोज त्यौहार अभी 16 अगस्त को मनाया गया, तो इसके बारे में कुछ पूछा ये जाता है। अक्सर प्रश्न कई बार पूछा गया कि ये किन का त्यौहार है, तो ये ईरानियों और पारसियों का त्यौहार है। तो पहला लिख लेंगे, ये ईरानियों और पारसियों का त्यौहार है। पारसियों का त्यौहार है क्या? ये इनका न्यू ईयर है, नववर्ष है। ईरानी कैलेंडर जो है उसका पहला दिन शुरू होता है 16 अगस्त। ये इनका न्यू ईयर है। नव, और नव मीन्स नया होता है, रोज मीन्स दिन होता है। ये इनका नया दिन है। एक फैक्ट और इसमें नोट करेंगे, जमशेद नौरोज के भी कहा जाता है। एक राजा यहाँ जमशेद हुए हैं, ईरानी राजा हैं जिनका नाम है जमशेद, और उन्होंने इस फेस्टिवल को बहुत बढ़ावा दिया था या प्रोत्साहित किया था, इसलिए इसे जमशेद नौरोज भी कहा जाता है। जमशेद नौरोज, जमशेद नौरोज भी कहते हैं। अगला ये है बाल आधार। आधार कार्ड बनवाया है सभी ने? बताइए। अच्छा, सबके पास है? अच्छा, चलिए ठीक है। अकाउंट नंबर और भेजना सब लोग, ठीक है, आधार कार्ड के साथ, तो फायदा होगा आप लोगों को। यहाँ से समझ लीजिए, बाल आधार तो नहीं किसी ने बनवाया है? बताइए। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। बाल आधार क्या होता है समझिए। 0 से अगर 5 वर्ष तक का कोई भी बच्चा है तो उसका बाल आधार बनेगा। कहा यह जाता है कि जो आपकी फिंगरप्रिंट्स हैं वो 5 वर्ष के बाद फिर बदल जाती हैं, और इसीलिए इसे जो हमारे आधार का रंग होता है वो अलग तरीके का होता है। उसमें आपने देखा होगा ट्राई कलर रहता है, ये नीले रंग का होता है, ठीक है। तो पहले तो लिखिए बाल आधार के अंतर्गत कौन आते हैं, तो 0 से 5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे, 0 से 5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे आते हैं। दूसरा, ये नीले रंग में जारी किया जाता है, नीले रंग में जारी किया जाता है। सामान्य आधार से अलग होता है, सामान्य आधार से अलग होता है। बच्चे की 5 वर्ष की आयु तक ही वैध रहता है या वैलिड रहता है। बच्चे की 5 वर्ष की आयु तक ही वैलिड रहता है। फिर उससे बायोमेट्रिक फिर ले लिया जाता है, तब आपका एक ऐसा आधार बन जाता है जो जीवन पर्यंत चलेगा 5 वर्ष के बाद, ठीक है। तो बाल आधार पहल समझ में आई। आपसे पूछा जा सकता है बाल आधार पहल में किस आयु के बच्चे आते हैं, तो आप आंसर ये मारेंगे। कलर कैसा होता है, तो नीले रंग का होता है। कितनी किस आयु तक वैलिड रहता है, तो 5 वर्ष की आयु तक रहता है। 5 वर्ष के बाद क्या किया जाता है, क्या पूरे आधार की सभी चीज़ें फिर फुलफिल की जाती, तो ऐसा नहीं होता है। 5 वर्ष के बाद केवल आपकी बायोमेट्रिक ले ली जाती है और उसके बाद उसी आधार को कंटिन्यू कर दिया जाता है। बात यहाँ तक क्लियर है? चलिए एक हेडिंग बनाएंगे, खयाम। खयाम लिख लीजिए। ये ईरानी उपग्रह या सैटेलाइट है, ये ईरानी सैटेलाइट है जिसे रूसी रॉकेट ने लॉन्च किया है या प्रक्षेपित किया है, जिसे रूसी रॉकेट ने लॉन्च किया है या प्रक्षेपित किया है।
अब ख़याम के चक्कर में ईरान चर्चा में आ गया। अक्सर जितने भी मध्य एशिया के देश हैं या इधर के ये दक्षिण पश्चिम के देश हैं एशिया में, इनके बारे में मैपिंग में अक्सर क्वेश्चन रहता है, और इसीलिए जो कंट्री न्यूज में आएगा उसकी हम मैपिंग देखते जाएंगे। जैसे ईरान जो है, ईरान का अगर आपसे देखा जाए कि बाउंड्री कौन कौन टच करता है, ठीक है, आपसे कभी भी ये पूछ लें तो आज जाकर ईरान देखना तो नॉर्थ वेस्ट में इसके 2 कंट्री आपको देखने को मिलेंगे, एक आर्मेनिया मिलेगा, एक अजरबैजान मिलेगा। कौन कौन से आप लिख लीजिए पहले, फिर उसमें देखिएगा जाके। एक आर्मेनिया और अजरबैजान। और नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो आपको तुर्कमेनिस्तान इसकी बाउंड्री टच करता है, तुर्कमेनिस्तान। और इधर अगर इस साइड में देखेंगे तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान इसकी बाउंड्री टच करते हैं, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से बाउंड्री टच करता है। और इधर अगर आप देखेंगे वेस्ट साइड में तो इराक और तुर्की से ये बाउंड्री शेयर करता है, इराक और तुर्की। और ऊपर अगर नॉर्थ में देखेंगे तो कैस्पियन सागर से इसकी बाउंड्री मिलती है, कैस्पियन सागर। अगर एक एक कंट्री भी देखें तब भी मैप क्लियर हो जाए, और मैप से 3-4 क्वेश्चन ईजिली निकल जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, फिक्स होता है कैस्पियन सागर। नीचे दक्षिण में लिखेंगे तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी 2 मिलेंगी आपकी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। तो ईरान का मैप आज आप देखेंगे अपने एटलस में ठीक से कि कौन कौन बाउंड्री किससे टच होती है। तो हमने बताया न्यूज में क्यों है, क्योंकि ख़याम नामक उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च किया है, ठीक। अच्छा देखिए, ये नॉर्थ जितने भी इधर एशिया के इधर के कंट्रीज हैं, इनके पास बहुत टेक्नोलॉजी या सैटेलाइट वगैरह नहीं है, अगर हम उधर केवल इजराइल को छोड़ दें, ठीक है। तो जिसकी वजह से इनमें जब कभी भी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होता है तो वो बहुत न्यूज़ का बड़ा हिस्सा बन जाता है, और वो आपसे अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। तो ख़याम नाम का ईरान ने लॉन्च किया है। ईरान की हमने ज्योग्राफिकल कंडीशन भी बता दी है। एक देखिए कॉन्सेप्ट नया चला है जिसे फ्रंट रनिंग कहते हैं, हेडिंग बना लीजिए फ्रंट रनिंग। फ्रंट रनिंग कुछ लोगों ने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, इकोनॉमी में मैंने जिन लोगों ने क्लास वगैरह ली है, इनसाइडर पढ़ाया है मैंने। इनसाइडर ही था क्या था? हाँ, इनसाइडर ट्रेडिंग ही है था, इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक। किसी को याद आ रहा है इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है? रिप्लाई करे। कुछ लोग पार्टिसिपेट किए जो पढ़ चुके हैं। अच्छा चलिए, प्रैक्टिकल ऐसे समझिए कि जैसे सपोज करिए आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं और उसकी गुप्त या जो जानकारी है वो आपके पास है। आपको पता है कि इस कंपनी के शेयर्स की कीमत बहुत बढ़ने वाली है या बहुत घटने वाली है, और आपने क्या किया कि कुछ अपने करीबियों को बता दिया कि शेयर खरीद लो इस कंपनी के, क्योंकि कंपनी इसकी कीमत बहुत बढ़ने वाली है। तो उन्होंने खरीद लिया और वो एकदम से मालामाल हो गए। या घटने वाले थे प्राइस, तो आपने बता दिया कि घाटे में जाने वाली है। तो ऐसी चीज़ों को कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। और इसी कॉन्सेप्ट को अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है, अगर छोटे मोटे स्तर पर भी किया तब भी इनसाइडर ट्रेडिंग कह देते हैं, बड़े स्तर पर किया तब भी कह देते हैं, या सेबी ऐसी चीज़ों को इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन अगर बड़े स्तर पर किसी बहुत बड़ी कंपनी है और उसमें कोई भी ऐसा उपभोक्ता है जिसके खुद के शेयर हैं उसमें, और वो अपनी गुप्त जानकारियों के आधार पर उनको क्या करता है, सेल करता है या परचेज करता है, तो उसे कहते हैं फ्रंट रनिंग, ठीक है। और या वो किसी ब्रोकरी का काम करता है, दूसरे लोगों को बताता है। तो लिख लीजिए, तब समझ में आ जाएगा आपको क्या हम कहना चाह रहे हैं। लिखिए, एक ब्रोकर द्वारा स्टॉक या किसी अन्य वित्तीय संपत्ति का, एक ब्रोकर द्वारा स्टॉक या किसी अन्य वित्तीय संपत्ति का व्यापार है जिसमें ब्रोकर भविष्य के लेनदेन के बारे में,
लेन देन के बारे में जानकारी के आधार पर, लेन देन के बारे में जानकारी के आधार पर इसकी कीमत को प्रभावित करता है, इसकी कीमत को प्रभावित करता है। लिखिए इसे टेल गेटिंग भी कहते हैं, इसे टेल गेटिंग भी कहते हैं, इसे टेल गेटिंग भी कहा जाता है। सेबी इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहती है, सेबी इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहती है, इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग ठीक है। अब अगली न्यूज में केवल नाटो बहुत चर्चा में है जब से रसिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है, ठीक है। तो केवल इतना याद रख लो कि नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी अटलांटिक महासागर है, जिसे ये यूरोप मान लेते हैं, यहाँ अटलांटिक महासागर है। इसके उत्तरी कुछ देशों का सैन्य समूह है जिसका अमेरिका भी है, ठीक है, मेंबर है। तो सैन्य समूह है, तो पहले नाटो के बारे में लिखिए। ये एक सैन्य संधि है, एक सैन्य संधि है। इसकी स्थापना कब हुई है लिख लीजिए, 4 अप्रैल 1949। इसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है, इसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है। अब कुछ बातें समझ लीजिए नाटो के बारे में, ये बहुत न्यूज में है इसलिए केवल ईयर पूछा जा सकता है एस्टेब्लिशमेंट का, वो मैंने बता दिया। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार में हमें पता है कि अमेरिका ने जापान पर जाके बम गिराए और सेकेंड वर्ल्ड वार का जो निर्णय था वो पक्ष में आ गया अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब देशों के। उसके बाद पहले दुनिया में एक ही लीडर होता था, तो अब 2 लीडर हो गए हैं, 2 लीडर, ठीक है। एक 2 आइडियोलॉजी पर लीडर बने हैं। कैसे? एक कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहा है या पूंजीवाद को सपोर्ट कर रहा है, पूंजीवाद को यूएसए कर रहा है या अमेरिका कर रहा है। एक समाजवाद की बांसुरी लेकर चला है जिसका नाम है रसिया, सोशलिज्म को लेकर। पूंजीवाद का मतलब है कि इनका लक्ष्य केवल लाभ कमाना होगा, वेलफेयर से इन्हें कोई मतलब नहीं है। यहाँ निजी लोगों की भागीदारी बहुत ज़्यादा। समाजवाद में सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होगा और ये सरकार कोशिश ये करेगी कि सबका वेलफेयर करे या कल्याण करे, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल ऐसे समझना है कि मान लीजिए ऐसे माता पिता मिले हैं जिन्हें केवल वो उन बेटा बेटियों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं जो अच्छा खासा कमाते हैं या कमाने की संभावना रख रहे हैं, ठीक है। और एक दूसरी तरफ वो माता पिता हैं, चाहे उनका बेटा अच्छा हो, चाहे बेटी अच्छी हो, चाहे खराब हो, सबको समान दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये समाजवादी लोग हैं, ठीक। तो यहाँ पर सीन क्या क्रिएट होता है कि ये लोग पूंजीवादी विचारधारा को बढ़ावा देते हैं कि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर लागू हो वो पूंजीवादी लागू हो। तो जो लोग इसके पक्ष में आते हैं वो अमेरिका के साथ संधि कर रहे हैं, ठीक। और जो लोग समाजवाद के पक्ष में आते हैं वो रसिया के साथ संधि कर रहे हैं। तो सुरक्षा के लिए दोनों ने अपने अपने ग्रुप भी बनाना शुरू किए। अमेरिका ने जिसका नेतृत्व किया उसका नाम रखा गया नाटो, और इसने जो रसिया ने जिसका नेतृत्व किया उसका नाम रखा गया था वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट यानी जो रसिया से सुरक्षा की उम्मीद कर रहे हैं वो वार्सा पैक्ट के मेंबर बन रहे हैं, और जो अमेरिका से सुरक्षा की उम्मीद रख रहे हैं वो नाटो के मेंबर बन रहे हैं। अब क्या हुआ कि बहुत से यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो किसके मेंबर बन गए, जाके नाटो के बन गए। जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल, ये सब नाटो के मेंबर जाके बन गए कंट्रीज जो थे। वार्सा पैक्ट में आपको पता है किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस तरीके के जो देश हैं जो जब तक 1991 में इसे यूएसएसआर कहते थे, उस समय यूएसएसआर का विघटन नहीं हुआ, 12 देश इसमें आते थे, तो वो सब इसके मेंबर बन गए वार्सा पैक्ट के। तो ये सुरक्षा के लिए बनाई गई ट्रीटी थी जो द्विध्रुवीय देशों में संचालित हो रही थी। एक अमेरिका के नेतृत्व में या यूएसए के नेतृत्व में चल रही थी और एक चल रही थी रसिया के या रूस के नेतृत्व में, ठीक। तो ये सीन है यहाँ पर। तो बात क्लियर है, नाटो क्या है, वार्सा पैक्ट क्या है।
ये सैन्य संधियां हैं जो सुरक्षा के लिए बनाई थी। एक का नेतृत्व यूएसए कर रहा था और एक का कर रहा था रूस। अगला बताएं। नींद से जग गए हो तो केवल इतना बता दिया करिए कि अगला बताएं, और दूसरा ये रिप्लाई कर दिया करिए कि समझ में आ रहा है। अच्छा चलिए, 2-4 लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी सोच रहे हैं कि या तो इन्हें खुद की आवाज़ से डर लग रहा है। अगला लिखिएगा सेवेलियर। सेवेलियर, डीला, डीला, लीजियन, डी होनूर, शेवेलियर, डीला, लीजियन, डी होनूर। हेडिंग बना दिए शेवेलियर, शेवेलियर, डीला, लीजियन, डी होनूर। ठीक। अब देखिए ये क्या है समझना है। जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न दिया जाता है, या आपने सुना होगा पद्म श्री, हालांकि भारत रत्न से ही संबंधित है। भारत रत्न भारत का जो है वो कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार है। इसी तरीके से फ्रांस का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार है जिसका नाम है फ्रांसीसी भाषा में सेवेलियर डी ला लीजियन डी होनूर। तो ये समझ में आया कि ये है क्या, ये फ्रांस का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार है। तो लिख लीजिए, ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये हम पढ़ा इसलिए रहे हैं क्योंकि ये शशि थरूर को मिला हुआ है। ठीक है, कांग्रेसी नेता हैं ये शशि थरूर, और शायद आपको पता हो कि भारत में इनकी ही इंग्लिश जो है वो सबसे अच्छी है, मानी जाती है। इस समय कहा जाता है कि एक कटाच पढ़ा था मैंने एडिटोरियल में, वो मैं बताता हूँ कि शशि थरूर ब्रिटेन में गए थे समझाने के लिए। जब हमने मंगल मिशन किया, इसे आप सुन लो, काम आएगा आपके। मंगल मिशन 2008 में एक हमने स्टार्ट किया था, एक 2013 में भी वो किया था। ठीक, तो इस तरीके से बड़े बड़े मिशन जब हमने सफल किए तो ब्रिटेन हमारे लिए कुछ फंडिंग करता है। अब ब्रिटेन की फंडिंग जो होती है वो हम इस आधार पर मानते हैं, ब्रिटेन की फंडिंग मांगते हैं कि तुमने हमारा बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया या शोषण किया, और उसी की वजह से फंडिंग वो करते हैं थोड़ी बहुत वेलफेयर के लिए। जैसे हमने बताया था KGMC जैसे हॉस्पिटल वगैरह में करते हैं फंडिंग। तो उन्होंने कहा कि अब तो भारत बहुत समृद्ध हो चुका है, मंगल मिशन जैसे चीज़ों पर 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर देता है, इससे फंडिंग की क्या आवश्यकता है। जब ये बात बोली तो भारत से शशि थरूर को भेजा गया। कांग्रेस की सरकार थी। कहते हैं शशि थरूर ने उन्हें बहुत प्यार से समझाया, और कहते हैं कि ऐसी मतलब ऐसा इंग्लिश में स्पीच दिया कि उन लोगों को खुद डिक्शनरी देखनी पड़ गई कि आखिर शशि थरूर कहे क्या गया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा माना जाता है। और आपको पता होगा ये पॉलिटिक्स में सफल भी हुए हैं। केवल ये पहले ट्रांसलेटर थे, चीज़ों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे, और उसी से इनकी धीरे धीरे ख्याति हुई, और आज ये एक अच्छे ओहदे पर है। ठीक है, इन्हें दिया गया है फ्रांस का शेवेलियर डी ला लीजियन डी होनूर। तो ये समझ आया आपको शेवेलियर डी ला लीजियन डी होनूर क्या है। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लेना, ये शुरू किसने किया था। हम यही मानते हैं कि हम आप ही 2, 3, 4 को पढ़ा रहे हैं क्योंकि बाकी तो सब मूक। 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट ने स्टार्ट किया था। लिख लेना, ये पुरस्कार 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट ने स्टार्ट किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने स्टार्ट किया था।
नेपोलियन बोनापार्ट, ये वही व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई भी काम असंभव नहीं था, यानी अपनी लाइफ की डिक्शनरी में असंभव शब्द ही नहीं रखता था। इसने बड़े बड़े युद्ध जीते हैं, या दुनिया में एक मूल्य लागू करवाना चाहता था जिसका नाम था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, उस पर बात करता था। इसी के लिए युद्ध करता था। जिस देश में ये मूल्य या ये वैल्यूज लागू नहीं होती थी उस पर अटैक कर देता था। कई यूरोप के देशों में सामंतवादी व्यवस्था चलती थी। सामंतवादी व्यवस्था जैसे हमारे यहाँ जमींदारी चलती थी वैसे ये था, इसे फेडरलिज्म कहते हैं। तो ये चलता था, इसे उसने समाप्त कराया, वहाँ डेमोक्रेसी लागू कराई और डेमोक्रेसी में ये वैल्यूज उसने इम्प्लीमेंट कराई। ठीक है, और फिर भी आप कभी मौका मिले तो इसे पढ़िएगा। बेचारे की मृत्यु जो हुई, कहते हैं कि करीबी ही मारते हैं, किसी करीबी ने ही मरवा दिया। नाम लेना ठीक नहीं। तो भारत में आजकल जागरूकता बड़े स्तर पर पहुंच। एक हेडिंग बना लो, अगली न्यूज है सेती नदी। सेती नदी ये बहुत न्यूज में है, पूछा जा सकता है किस देश की है, तो आप लिख लीजिए नेपाल की। बाकी मुझे उम्मीद तो नहीं है कि उद्गम वगैरह पूछा जाएगा। ठीक है, अगर लेकिन लिख लो, हो सकता है पूछ लें, याद हो जाए तो ठीक है। आपी नम्पा चोटी से उद्गम होता है। आपी और नम्पा अलग अलग चोटियां हैं, पास ही पास हैं, तो वहीं से उद्गम है इसका, आपी नम्पा चोटी। ठीक है, बस इतना याद रखना, सेती नदी नेपाल की है। ठीक, एक बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ये लिखे टैक्स टू जीडीपी रेशियो, टैक्स टू जीडीपी रेशियो। अब देखिए है क्या, इसमें क्या होता है, जैसे ऐसे निकालते हैं, सपोज करते हैं, हम मानते हैं कि कोई भी ये कंट्री है, इंडिया ही मान लेते हैं, और हमने माना कि इंडिया में जो टैक्स कलेक्शन हुआ है वो 10 रुपये हुआ है। फिर हमने ये कहा कि भाई जीडीपी आपने पूछा कितनी है, तो हमने कहा जीडीपी जो है वो 100 रुपये है। ठीक, तो आपने कहा रेशियो बताना ज़रा, तो हमने ऐसे रेशियो कैलकुलेट किया और आपको बताया कि 1:10 है। तो आपने कहा अच्छा ठीक है। फिर दूसरी बार कहा कि अब की टैक्स कितना कलेक्शन हुआ, तो हमने कहा टैक्स इस बार 20 रुपये कलेक्ट हुआ। तो कहा जीडीपी कितनी है, तो हमने कहा जीडीपी जो है वो अभी मान लेते हैं 105 रुपये हुई है। तो कहा अच्छा अब देखते हैं कि 20 और 105 का रेशियो कितना आएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट किया हमने, 5 से सपोज करते हैं, तो 5 से 5 4 जा 5 2 जा 5 1। ठीक, तो 4:21 आया। तो अब हम देखें तो ये हमें पता है कि इससे तो ज़्यादा ही है, तो कह सकते हैं टैक्स टू जीडीपी रेशियो में इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो जब ये इंक्रीज होता है तो प्रश्न एक बार ये पूछा जा चुका है, टैक्स टू जीडीपी अनुपात में वृद्धि है, तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि उस देश में अच्छी शिक्षा है, इसका मतलब होता है कि उस देश में अच्छा स्वास्थ्य है, मतलब हेल्थ सर्विसेज अच्छी हैं, इसका मतलब कि वहाँ के सभी लोग बहुत समृद्ध हैं, प्रॉस्पर हैं, ये निकाला जाता है। तो इसकी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा टैक्स या वगैरह पे कर रहे हैं सभी लोग। लेकिन भारत में ये न्यूज में इसलिए है टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो डिक्रीज हो रहा, जबकि जब हमारे यहाँ जीएसटी लागू किया गया था तब इस पर खूब चर्चा की जाती थी, तभी से ये पेपर में भी पूछा गया था कि इससे टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंक्रीज होगा। लेकिन अब की ये देखा जा रहा है 2018 से ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि इसमें डिक्रीजमेंट या हम कहें कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो टैक्स टू जीडीपी जो रेशियो है वो बढ़ेगा तब क्या होगा, घटेगा तब क्या होगा, कुछ बातें हम लिखाते हैं, हेडिंग बना लो टैक्स टू जीडीपी अनुपात में वृद्धि अनुपात। उसे लिखिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के आकार के सापेक्ष उसके कर राजस्व की एक माप है, उसके कर राजस्व की टैक्स रेवेन्यू की एक माप है। लिखिए यदि अनुपात में वृद्धि होती है तो कर राजस्व में भी वृद्धि होती है। किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार के सापेक्ष किसी
देश की अर्थव्यवस्था के आकार के सापेक्ष उसके कर राजस्व की एक माप है, उसके कर राजस्व की एक माप है। यदि अनुपात में वृद्धि होती है, यदि अनुपात में वृद्धि होती है तो कर राजस्व में भी वृद्धि होती है, तो कर राजस्व में भी वृद्धि होती है। अर्थात ऐसे पे लिखिए, उच्च कर राजस्व का मतलब होता है उच्च कर राजस्व का मतलब होता है कि एक देश बुनियादी ढांचे, एक देश की बुनियादी ढांचे, एक देश के बुनियादी ढांचे स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार पर अधिक खर्च करने में सक्षम है। स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार पर अधिक खर्च करने में सक्षम है। में अधिक खर्च करने में सक्षम है। तो टैक्स टू जीडीपी सबको समझ आया क्या है? सिंपल सा है कि टैक्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब देश की, जी फिर पूछिए, मैंने सुन नहीं पाया क्या पूछ रहा है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जैसे सपोज करिए कि एक स्कूल कहीं पर बना दिया जाए तो वहाँ तक पहुँचने के लिए रोड्स होनी चाहिए। स्कूल में सिंपल चीज़ें जैसे पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। अब अगर गर्ल्स भी पढ़ रही हैं तो उनके लिए जो अनिवार्य कंपलसरी चीज़ें होती हैं वो होनी चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों को बैठने के लिए होना चाहिए। स्कूल में पढ़ाने के लिए एक ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड होना चाहिए। इस समय जैसे डिजिटलीकरण की बातें हैं तो डिजिटलाइजेशन की, तो उस तरीके की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो ये सब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचे में आती हैं। और कोई डाउट किसी को टैक्स टू जीडीपी में? चलिए अगला हेडिंग बनाएंगे, मालधारी जनजाति। मालधारी जनजाति ये केवल प्रश्न इतने बनेगा कहाँ की है, तो गुजरात की है। चरवाहे लोग हैं ये लोग, ठीक है। चरवाहे आप जानते हैं जो अपने जानवरों को चराते हैं, ठीक। वो चर्चा में इसीलिए है, मैंने बताया गुजरात में इलेक्शन होने वाला है और ट्राइबल्स को लेकर, जैसे द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया है तो तब से ट्राइबल्स पॉलिटिक्स खूब चल रही है। तो ट्राइबल्स के उत्थान की बहुत बात की जा रही है। तो यहाँ पर भी वही पॉलिटिक्स मुद्दा चला है। और पॉलिटिक्स में ये हुआ है कि इन लोगों का कुछ आंकड़े ऐसे आए हैं कि यहाँ पर जैसे इन्हें हमने अभी अब बताया था, जल, जंगल और ज़मीन पर इनका पूर्ण अधिकार दिया जाता है। और वहाँ पर कुछ जैसे कुछ एरिया को, इनके जंगल है मान लो, उसे इको सेंसिटिव घोषित कर दिया गया, तो जंगल तक इनकी पहुँच को प्रतिबंधित कर दिया गया। या बहुत तरीके की ऐसी हैं जिस पर वन विभाग ने इन पर प्रतिबंध लगा रखा है। इनकी ज़मीन पर भी धीरे धीरे कैप्चरिंग के साक्ष्य मिले हैं। तो उसी की वजह से बहुत चर्चा में है मालधारी जनजाति। तुम्हें प्रश्न के लिए केवल इतना याद रखना है कि कहाँ की है, तो गुजरात की है, ठीक है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? शायद भूपेंद्र पटेल करके हैं कोई। एक प्रश्न स्टेटिक का है, मिड एशिया या मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, तो उनकी लिस्ट बना लीजिए। आज इन्हें मैप में देख लेना जाके। मध्य एशिया, कजाकिस्तान आता है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान हम के स्क्वायर टी स्क्वायर यू से याद रखते हैं, आप भी अगर इसे याद रख पाएँ तो ठीक है। कजा, किर्गिज, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान जो है
इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, लिख लेना। उज्बेकिस्तान में सर्वाधिक जनसंख्या है, उज्बेकिस्तान में सर्वाधिक जनसंख्या है। अगर मान लेते हैं ये मध्य एशिया के कंट्री हैं, तो इसके ईस्ट में आपको चाइना मिलेगा देखने को, नॉर्थ में इसके रसिया मिलेगा आपको, इधर आपको कैस्पियन सी मिलेगा, और साउथ में इसके अफगानिस्तान मिलेगा। मैपिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए, इसलिए हम मैप पर कुछ बातें बता रहे हैं आपको। अगला लिखेंगे दानुरी। न्यूज है दानुरी, क्या है तो लिखे दक्षिण कोरिया का चंद्र मिशन है। जैसे हमारे यहाँ 2 चंद्र मिशन चलाए जा चुके हैं, ऐसे ये पूछा जाएगा कि दानुरी क्या है, या दक्षिण कोरिया के चंद्र मिशन का नाम क्या है, तो दानुरी है। अब दक्षिण कोरिया 7वां देश बन गया है जो चंद्रमा पर मिशन भेज रहा है, 7th कंट्री है ये। एक बहुत न्यूज में मिला है फिल्म संधि नाम से, हेडिंग बनाएंगे फिल्म संधि। ये इसका लोकल नाम रखा गया है, ठीक है, लेकिन इसका मेन जो नाम होता है वो लिखें ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन ट्रीटी, ये इसका ठीक से नाम है। तो पूछा जाता है ये फिल्म संधि किसके किसके बीच हुई है, तो अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने फिल्म संधि की है, लिख लें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। देखिए क्या होता है फिल्म संधि में, थोड़ा सा आइडिया बना लीजिए आप। क्या इसमें क्या हो जाएगा कि कोऑपरेट कर कर, जैसे सरकारी स्तर पर या प्राइवेट स्तर पर, निजी स्तर पर भी, या किसी कंपनी के स्तर पर, या ये आपस में कोऑपरेट करेंगे और उसके बाद ये फिल्में बनाएंगे। क्योंकि फिल्मों का पर्पज़ ये होता है कि समाज में अच्छी चीज़ें प्रेषित करना। जैसे कहा, ऐसे आपने फिल्म के 3 उद्देश्य माने जाते हैं, उसी को फिल्म माना जाता है। पहला कि इसमें सामाजिक हित हो, सामाजिक हित, सोशल वेलफेयर हो। दूसरा कहा जाता है कि फिल्म उसी को माना जाएगा जिसमें रमणीयता हो, रमणीयता समझते हैं सौंदर्य। अगर रमणीयता या सौंदर्य भी नहीं समझते हैं तो आप रोचकता समझते हो, इंटरेस्ट हो, जो कुछ अच्छा सा लगे, थोड़ा फील कराए, आप बहुत स्ट्रेस में हैं और वो सब चीज़ें हों आपकी दूर हो जाए, और फिर थोड़ा मीनिंगफुल भी हो, मीनिंगफुल हो, कुछ न कुछ मैसेज देके जाए, उसी को फिल्म में रखा जाता है। ठीक है, ऐसी चीज़ों को फिल्म में नहीं रखा जाता है जो आपको उत्तेजित कर दें। ठीक है, बात समझिए। जैसे यही साहित्य के भी 3 या लिटरेचर के भी 3 प्रॉपर्टी होती हैं, और लिटरेचर के अंतर्गत फिल्म को भी समाहित किया जाता है। ठीक, तो ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हों। जैसे पोर्नोग्राफी सुना होगा, उसे फिल्म और लिटरेचर में नहीं रखा जाता क्योंकि वो लोगों को उत्तेजित कर देती है। रमणीयता या सुंदरता, ये सब जो चीज़ें कुछ लोगों को लगती हैं, तो वो चीज़ें वहाँ पर नहीं मानी जाती। तो इस बात को भी ध्यान से समझें कि फिल्म किसे माना जाता है ऑथेंटिक रूप से। पहला है कि उसमें सोशल इंटरेस्ट हो, कोई मैसेज दे रही हो, और तीसरा जो होता है वो आपको मैंने बताया जिसमें कुछ सौंदर्य हो या रमणीयता हो या रोचकता हो, ऐसी चीज़ों को फिल्म कहा जाता है। भारत अभी तक 15 देशों के साथ ये संधि कर चुका है, तो ये फैक्ट भी लिख देंगे। भारत अभी तक 15 देशों के साथ ये संधि कर चुका है। अब एक टर्म है, लिखेंगे उसे फिर एमिक्स क्यूरी। एमिक्स क्यूरी लिखिए, लैटिन शब्द है। ये प्रश्न पूछा गया था, एमिक्स क्यूरी का अर्थ क्या है। लैटिन शब्द है, लिखिए इसका अर्थ अदालत का मित्र होता है या न्याय मित्र होता है।
इसका अर्थ अदालत का मित्र होता है या न्याय मित्र होता है। अब देखिए थोड़ा समझ लीजिए एमिक्स क्यूरी क्या होता है। एमिक्स क्यूरी की जब कभी भी हम बात करते हैं तो ये जैसे कोई भी कानूनी तथ्य है, कानूनी मतलब लॉ का फैक्ट है, और उस लॉ फैक्ट्स पर ये ठीक से आपको नॉलेज देगा। जब ठीक से नॉलेज देगा तो आपकी जो डिसीजन है वो ठीक से जाएंगे। अगर आप उस लॉ की ठीक से आपको नॉलेज नहीं है तो आप ठीक से डिसीजन नहीं दे पाएंगे। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, यह कानून या तथ्य के सवालों पर, यह कानून या तथ्य के सवालों पर जानकारी या सलाह देकर, जानकारी या सलाह देकर अदालत की सहायता करता है, अदालत की सहायता करता है। यह कानून या तथ्य के सवालों पर जानकारी या सलाह देकर, जानकारी या सलाह देकर अदालत की सहायता करता है। कुछ पॉइंट लिख लेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं इसमें। पहला पॉइंट, ये मुकदमे का पक्षकार नहीं होता है, यानी ये किसी मुकदमे के पक्ष या विपक्ष में नहीं होता है। लिखिए, ये मुकदमे का पक्षकार नहीं होता है। और ये मध्यस्थ या मीडिएटर से भी अलग भूमिका निभाता है। इसे मध्यस्थ भी नहीं कह सकते, ये मध्यस्थ भी नहीं होता है। ना पक्षकार है ना मध्यस्थ है, और मध्यस्थ से अलग भूमिका निभाता है। परंतु मुकदमे के परिणाम पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है, परंतु मुकदमे के परिणाम पर इसका सीधा हित प्रभाव पड़ता है। मुकदमे के परिणाम पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। मुझे लगता है फैक्चुअल कराई है तो इतना ही रखें, अगर आपकी इच्छा हो तो बताइए और बढ़ें। ठीक, इतना ही शायद रीड कर पाएंगे आप, है ना जी। एमिक्स क्यूरी लॉयर के पास भी जैसे क्या होता है कि आपको कोई भी लॉ आपने पढ़ा है, जैसे हम सिंपल सा ले लें, यहाँ पर एक आर्टिकल्स ही ले लेते हैं। हमने आपको 21 आर्टिकल में हम लोग पढ़ते हैं राइट टू लाइफ, ठीक है। अब इसकी पहले नॉलेज केवल हमें इतनी दी गई थी कि कोई व्यक्ति जीवित है, मात्र वही है, ठीक। फिर एमिक्स क्यूरी ही सपोर्ट करेगी कि जीवित रहना ही जीवन का अधिकार, इस नियम का मतलब नहीं है। फिर उसने इसमें जोड़ी डिग्निटी। अब डिग्निटी के बाद इसमें इतनी फ्रीडम्स इंक्लूड करता चला जा रहा है, तो ये जो नियम आ रहे हैं वो एमिक्स क्यूरी के तहत ही आ रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इनका प्रभाव सीधा पड़ रहा है। जैसे मैंने मॉर्निंग की क्लास में एक चीज़ बताई थी कि पहले, जैसे अगर हम वीमेंस की ही बात बताएं, पहले हमारे यहाँ कानून बनाए गए कि वीमेंस को उनके जो करीबी हैं वो कैसे उन्हें एक्सप्लॉइट ना करें, ठीक है। जैसे उनका अगर शादी हो गई तो हस्बैंड ना एक्सप्लॉइट कर पाए, इसके लिए लॉ लाए गए। फिर पिता ना एक्सप्लॉइट कर पाए, जैसे आज लिखा है कि 18 वर्ष से ऊपर का अगर कोई लड़का या लड़की है तो वो अगर विवाह करना चाहता है, जैसे 21 साल का लड़का हो तो वो किसी से अगर विवाह करना चाहता है तो कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। पिता, मम्मी, पापा या समाज कोई नहीं रोक सकता। जैसे मैं कभी सरोजिनी नायडू को पढ़ाऊँगा, कहा जाता है कि उनके विवाह का नेशनल लेवल पर विरोध हुआ था। नेशनल लेवल पर विरोध क्यों हुआ? गांधी जैसा नेता भी विरोध कर रहा था कि सरोजिनी नायडू विवाह ना करें, ठीक है, क्योंकि उन्होंने वो प्रेम विवाह कर रही थी और बहुत से चीज़ें थी उसमें, क्राइटेरिया थी, ठीक। उस पर हम बाद में डिटेल में बात करें। तो वीमेंस को दी गई। अब वीमेंस को हम ऐसे कानून या ऐसे जजमेंट ला रहे हैं जिससे सोसाइटी से भी छूट मिले। जैसे अभी लाया गया कि पहले ऐसे कानून लाए गए कि पति समझता था कि इस महिला के शरीर पर हमारा अधिकार है, तो वो कानूनन समाप्त कर दिया गया।
अब समाज समझता है कि महिला के लिए हम जो दायरे तय कर देंगे उन्हें उसे फॉलो ही करना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसे कानून आ रहे हैं जिनमें इसमें भी उदारवाद आ रहा है और इसमें कहा जाता है कि उन पर उसका कंट्रोल समाप्त हो। जैसे वेश्यावृत्ति जो थी वो पहले महिलाओं को प्रतिबंधित थी कि कोई महिला नहीं कर सकती, अब उसकी अगर इच्छा है, वो ऐच्छिक है, तो भी इसे कर सकती। ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज़ें हैं कि धीरे धीरे हम उस चीज़ को उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यही है एमिक्स क्यूरी। एमिक्स क्यूरी किसी भी जजमेंट को या किसी भी कानून के फैक्ट के बहुत से डायमेंशंस खोल देती है, कोई एक सिंगुलर डायमेंशंस नहीं जो आप शब्द का मीन निकालें। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल ऐसे समझाऊं, जैसे हम लोग शब्द अर्थ पर शब्दों के उसी हिसाब से अर्थ निकालते हैं जिस तरीके से, जैसे आपने सुना हो कि रानी लक्ष्मीबाई, कल मैंने पढ़ाया था, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए। तो अगर आप इस तरीके से उसे सोचते हैं कि दांत खट्टे करने का मतलब है कि जब युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई गई होंगी तब एक बड़ा सा नींबू ले गई होंगी और तलवार से काटती होंगी और अंग्रेज़ पकड़ा और उसका दांत में लगाया और अंग्रेज़ से पूछा कि दांत खट्टे हो गए? उसने कहा हाँ मैडम खट्टे हो गए, तो उसे छोड़ दिया कि अच्छा जाओ तुम। अब ये अर्थ नहीं, ये मुहावरा है। इसका मतलब क्या है कि इतनी पराक्रम से लड़ी कि अंग्रेज़ों को उनके साहस का सामना करने में बहुत मुसीबत हो गई। बात समझ रहे हैं? तो शब्दार्थ हम उसका अर्थ नहीं समझ सकते। इसी तरीके से एक मुहावरा हम लोग पढ़ते हैं, नाको चने चबाना। अब तो इसका मतलब कोई नाकों से चने नहीं चबा सकता, इसका मतलब बहुत मुसीबत भरा काम है। अब इसके मल्टी डायमेंशन, अगर शब्दांश ही अर्थ आप समझेंगे तो इसकी वन डायमेंशन है। अब इसे कई जगह पर यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आपको कुछ और सी चीज़ें समझाएं तो आपको और ब्रॉड वे में समझ में चाहे आ जाए। जैसे दो फ्रेंड्स होते हैं और वो कहीं पर बैठे हों और वो हाथ हिलाते या आंख चलाकर या किसी भी तरीके से वो इशारा कर देते हैं और वो दोनों समझ जाते हैं। जैसे सपोज करिए कि ऐसे दो उंगली की और मुंह में लगाएं तो लड़के लड़कों में इशारा होगा कि मतलब ये इशारा कर रहा है कि चलो सिगरेट पीते हैं, और आपने ऐसे थम कर दिया तो आपने भी इशारा समझ लिया कि हाँ ठीक चलो डन, तो दोनों बाहर निकल गए और जाके सिगरेट पी रहे हैं। तो ये लैंग्वेज, तो इसी के एमिक्स क्यूरी क्या बताती है कि किसी भी फैक्ट के मल्टी डायमेंशनल को आपके सामने रखेगी, तो वो कोई भाषा के वो भी उनके अर्थ हैं, उनकी भी वो कोडिंग है। तो एमिक्स क्यूरी इसी तरीके से मल्टी डायमेंशनल लेकर आ रही है जजमेंट में, ये आपको समझना है। और कोई किसी का डाउट? जी कोई पद नहीं है, आप ऐसे समझिए, मैंने क्या बताया है। जैसे एक बात सपोज करिए ये जज हैं और इनके पास ये 3 लॉ लिखे हैं, ए नाम का एक, बी नाम का एक, सी नाम का एक, ये सपोज करिए। अब इस ए नाम का जो नियम है, इन्होंने इसका कुछ अर्थ निकाला है, कुछ मीनिंग निकाला है। तो अब क्या होगा कि ये जो बी, एक अगदर व्यक्ति गया है जो एक्स नाम का है, वो बताएगा कि सर जी इसका केवल एक डायमेंशन नहीं है, इसके 2 मीन और हो सकते हैं। तो ये किसी का पक्ष नहीं ले रहा है, ये किसी पद पर भी नहीं है, ये केवल उसकी डायमेंशंस को ओपन कर रहा है। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो जुडिशरी का एक तरीके का एक थिंकर है, एक विचारक है, जो कहता है जिसे आप इतना कंसाइज या लिमिटेड सोच रहे हैं, ये बहुत ब्रॉड वे में और भी इसकी डायमेंशंस को देखा जा सकता है, उसी को हमने कहा है एमिक्स क्यूरी। तो वो एक विचारक है जो नए नए पक्ष बताता है, जो प्रगतिशील समाज या प्रगतिशील न्याय का हिस्सा बनाएगा, तो उसी को एमिक्स क्यूरी कह रहे हैं। ठीक है, कोई हायरार्की नहीं है जैसे जज के बाद आएगा, वैसा कुछ भी नहीं है। जो राइटर टाइप के लोग होते हैं उस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक एमिक्स क्यूरी का काम करेगा कि ये मीन निकाला जाता है, इसके और भी कुछ 4-5 मीन निकल सकते हैं किसी भी रूल्स के। अच्छा, और किसी को कोई डाउट? अच्छा, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए। कल से स्टार्ट किया करेंगे तब अटेंडेंस लिया करेंगे, और जब बंद किया करेंगे तब ये देखा करेंगे कि कितने लोग स्टार्टिंग में थे तो लास्ट तक बने रहे।
क्योंकि ऐसे तो पार्टिसिपेशन होगा नहीं। ऑफलाइन ऑनलाइन में यही फ़र्क है कि चला के रख दिया, अपना कुछ भी कर रहे हैं। चलिए, कुछ पूछना नहीं है ना अब किसी को? चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल। बाय।